कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसे कोई भी जेल रोक नहीं सकती। तो कहानी के शुरुआत में हम रे को देखते हैं। रे को जेल में लेके आया जाता है। कहा जाता है कि जिस जेल में रे मौजूद है वो काफी एडवांस और सुरक्षित जेलों में से एक है। लेकिन रे का मानना था कि वो यहाँ से भाग सकता है। वो पहले चारों तरफ नजर घुमाता है और पुलिस वालों के बर्ताव को गौर करता है। तो जिस कमरे में उसे रखा गया था वो बाहर से एक पासवर्ड से लॉक था, जो कि केवल पुलिस वाले को ही पता था। और अंदर एक टॉयलेट थी और छोटा सा बेड जिस पे वो सो सके। हाँ, और बाहर के गेट में एक छोटी सी खिड़की की तरह गेट था जिसमें से अंदर खाना दिया जाता था। और पुलिस वाले कभी कभी कैदियों की झांक तक भी करते थे। रे जेल में रखे टॉयलेट पेपर के गोले बनाता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब जब वो पुलिस वाला उसके लिए खाना लेके आता है, उस छोटे से गेट को खोलकर वो उसको खाना देता है। रे शातिर तरीके से उस गेट के अंदर वही टॉयलेट पेपर का टुकड़ा फंसा देता है, जिस वजह से वो गेट सही से लॉक नहीं हो पाता। जो खाना रे को दिया गया था उसमें एक मिल्क का बॉक्स था और रे यहाँ पर बॉक्स का चीर हरण कर देता है। उसमें से एक पतली सी प्लास्टिक की शीट निकालता है, जिसको वो पुलिस वालों की गैर मौजूदगी में एडवांस लॉक पर लगा देता है, जिससे उस पुलिस वाले की फिंगरप्रिंट उस पे आ जाते हैं जब भी वो गेट को खोलता। रे देखता है कि ये जेल काफी एडवांस है, इसलिए यहाँ के पुलिस वाले भी काफी लापरवाह हैं। वो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखते क्योंकि आज तक इस जेल से कोई भी नहीं भाग पाया था। अब पुलिस वाला भी अगले दिन पासकोड डाल देता है। बस अब क्या, अब रे का आधा प्लान काम कर चुका था। अब बस उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। जब वो बाहर टहलने के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है कि आसपास काफी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और वो ये मैसेज धीरे से अपने पार्टनर्स तक पहुंचवा देता है। अगले दिन शाम के 4 बजे एक लेडी आती है जो उतरती है और साथ ही उसके कार में ब्लास्ट हो जाता है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो वहां पर मौके पर रहती हैं, इसलिए फटाफट से वहां के ऑफिसर्स थे वो वहां पहुंच जाते हैं। जेल में पूरा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। तभी हम एक फायर ब्रिगेड के मेंबर को देखते हैं जो जाकर सीधा कार में बैठता है। एंड गेस व्हाट, ये और कोई नहीं, रे बर्सलिन ही था। बस रे बर्सलिन यहाँ से निकल जाता है। हालांकि रास्ते में वो उतर जाता है और उसे पुलिस दोबारा पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर रे बर्सलिन का एक खास आदमी आया था जो कि सीधा उस जेल के हेड से बात करता है। वो बताता है कि माफ कीजिए सर, पर हम सिक्योरिटी एजेंसी से हैं। हम लोग हर एक जेल की सुरक्षा जांचते हैं कि दरअसल वो जेल सच में एडवांस है या फिर नहीं। और इनसे मिलिए, इनका नाम है रे बर्सलिन। इन्होंने आज तक 14 जेलें तोड़ चुकी हैं और आपके मिलाकर 15वीं जेल है। दरअसल जैसा आप बताते हैं ऐसे ही 14 जेल भी बताते थे खुद को सबसे ज्यादा एडवांस। लेकिन इस जीनियस के सामने कोई भी जेल नहीं टिक सकी। जेल तोड़ना है इसका पेशा है। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। जो यहाँ का हेड था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। रे बताता है कि किसी भी जेल को तोड़ने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत होती है। पहले तो पूरे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर का कंक्लूजन और वहाँ के गार्ड्स वगैरह की डेली रूटीन, और जो दूसरी चीज है वो है जेल की कोई कमजोरी, और तीसरी चीज बाहर वाले की मदद। बस अगर ये 3 चीज तुमने फॉलो कर ली तो तुम आजाद हो। सीन कट होता है और हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ पर एक लेडी रे से मिलने आई होती है। वो उसको $5 मिलियन ऑफर करती है एक ऐसे जेल में जाने के लिए जो कि सरकार की पहुंच से भी बाहर है और गवर्नमेंट को भी उस जेल की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं और सबसे मेन बात, इसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता है। रे पहले तो मना करता है लेकिन फिर बाद में ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रे के 2 साथी हैं, एक जेसिका और एक स्कॉट। वो दोनों रे के पुराने दोस्त हैं और हर एक मिशन में रे के साथ रहते हैं। लेकिन इस मिशन की बात कुछ अलग है, इसलिए वो लोग रे के बॉडी में एक छोटा सा ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं। फिर रे निकल जाता है अपने मिशन के लिए। पास ही एक गाड़ी आती है जहाँ से 4 बंदे निकलकर रे को जबरदस्ती उस कार में भर लेते हैं। उसकी पूरी बॉडी की चेकिंग होती है और फिर ट्रांसमीटर को निकाल करके तोड़ दिया जाता है। रे को भी यहाँ इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक हेलीकॉप्टर में पाता है जहाँ वो एक गुस्सैल आदमी को देख रहा था जिसने कि एक आदमी को जबरदस्ती नीचे फेंक दिया और फिर रे को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। अब इसकी आँख खुलती है तो ये अपने सामने एक खतरनाक से जेल को देखता है जहाँ इसके जैसे ही कई सारे लोग थे जो कि इस प्रिजन में कैद थे। गवर्नमेंट से दूर, ना इसकी कोई लोकेशन है, ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। रे की मुलाकात यहाँ के वार्डनर से होती है। वार्डन उसे बताता है कि तुम्हारा स्वागत है, इस जेल से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है। वार्डन जानता था कि वो ही रे बर्सलिन है और वार्डन उसकी किताब को फॉलो करके ये जेल को डिजाइन किया था। रे के मुताबिक 3 चीजें ही होती हैं जहाँ से वो किसी भी जेल से भाग सकता है।
पहला, उस जेल का पूरा स्ट्रक्चर, वहाँ के गार्ड्स की डेली रूटीन, दूसरा जेल की कमजोरी और तीसरा बाहर वाले की मदद। वेल यहाँ पर वो तीनों चीज नहीं कर सकता था। उसे नहीं पता कि इस जेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, फिर भी वो अंदाजा तो लगा ही सकता है। लेकिन यहाँ के गार्ड्स की डेली रूटीन को वो नहीं पहचान सकता। सबके कपड़े एक जैसे हैं और यहाँ के गार्ड्स की शिफ्ट कभी भी चेंज हो सकती है। और तीसरा रूल, बाहर वाले की मदद। अब ना ही इसकी कोई लोकेशन किसी को पता है, उसके दो साथी भी जिसने ट्रांसमिट किया था वो भी नहीं जानते कि रे इस वक्त कहाँ पर है। इस दौरान रे की यहाँ पर थोड़ी सी झड़प हो जाती है। इसके बाद इसकी मुलाकात एंथनी से होती है। एंथनी उसको अपना इंट्रोडक्शन बताता है। वो उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन रे अभी किसी को दोस्त बनाने के मूड में नहीं था। लेकिन वो कहता है एंथनी से कि अगर तुम मुझे एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा ला के दो तो मैं तुम्हें दोस्त बना सकता हूँ। अब एंथनी वैसा ही करता है। वो उसे जुगाड़ लगाकर एक मेटल का टुकड़ा दे देता है और ये बताता है कि मैं हूँ रे बर्सलिन, मैं अब तक 14 जेलों को तोड़ के भाग चुका हूँ। रे एंथनी से बात करता है कि मुझे इस जेल की थोड़ी सी भी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। एंथनी उसके मुंह पर घूसा मारता है और दोनों की फाइट हो जाती है। दोनों को एक लाइट बॉक्स में डाल दिया जाता है जहाँ से बहुत तेज और गर्म लाइट आ रही थी। पता चलता है कि ये इन दोनों के प्लान का ही हिस्सा था। रे यहाँ पर काफी बारीकी से इस स्ट्रक्चर की जांच करता है। अब जब एंथनी और रे मिलते हैं तो रे बताता है कि जिस बॉक्स में हमें डाला गया था वहाँ हल्की हल्की नमी थी, मतलब हम जहाँ पर है वहाँ के आसपास पानी है। और क्योंकि यहाँ के लोहे पर जंग भी लगी थी, दोबारा से फाइट करते हैं और इन्हें दोबारा से उसी लाइट बॉक्स में डाल दिया जाता है। बार रे अपने साथ मेटल का टुकड़ा और एक टूथपेस्ट लेकर के गया था। टूथपेस्ट और लाइट की गर्मी की वजह से वहाँ के बोल्ट्स ढीले हो गए, जिसको उसने उस मेटल के टुकड़े की मदद से निकाल दिया और वहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स खुल जाता है। साथ ही उसने अपने मुंह में एक ब्रेड रखा था, इसको चबा करके वो सीसीटीवी कैमरे पे लगा देता है। और ये सब करने से पहले उसने हल्का सा इशारा कर दिया था, जिससे एंथनी कैमरे के सामने आकर बहुत नाटक करने लगता है और वार्डन उसको ही देख रहा होता है। अब रे ने एंथनी को बताया था कि तुम्हें 5 मिनट तक नाटक करना होगा, जब तक मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा। रे फटाफट से निकल करके जाता है नीचे और नीचे जाते जाते यहाँ के वो ऊपर वाले इलाके में पहुँच जाता है, जहाँ का ढक्कन खोलता है तो ये लोग पाते हैं कि ये एक समुद्र पे है और जो ये जेल है वो टोटल चलती फिरती शिप है। अब ये समुद्र के बीच में है, पता नहीं कौन से ओशियन में है, किस देश के पास है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। सामने भी कुछ गार्ड्स हैं जो कि पहरेदारी कर रहे हैं। ये घबरा करके वापस चला जाता है। वो यहाँ पर उस पानी का लीवर घुमा देता है, जिसकी वजह से पूरे उस लाइट बॉक्स में पानी भर जाता है, जिस वजह से उन लोगों को निकाल दिया जाता है। रे भी यहाँ पर जान बचाकर निकल जाता है। रे एंथनी से बताता है कि यहाँ का हमें लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता और हम जिस पर हैं वो एक शिप है चलती फिरती, और मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन एंथनी रे को बहुत हिम्मत देता है। फिर रे कहता है तुम कहते हो तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इस जेल के स्ट्रक्चर को पहचान चुका था। अब वो इन सब गार्ड्स के डेली रूटीन को फॉलो करने लगता है। गार्ड्स को वो पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन उनकी हरकतों, उनकी साइज, कद काठे से उनको पहचानना शुरू करता है और सारे गार्ड्स का अलग अलग नाम रखता है, जिससे उसे पता लगता है कि कौन सा गार्ड्स कब इस समय पहरे दे रहा है। अब इनके लिए सबसे जरूरी था कि इनको लोकेशन जाननी थी यहाँ की। इसके लिए वो एक आदमी का चश्मा और एक पेन की मदद से थोड़ा सा टेलीस्कोप तैयार कर देता है। वो ये टेलीस्कोप धीरे से एंथनी को दे देता है। एंथनी को उसने पहले ही सारा प्लान समझा दिया था। अब रे बर्सलिन पर वार्डन की तीसरी नजर थी। वो देखता है कि रे बर्सलिन की हरकतें काफी अजीब है, इसलिए उसे वहाँ पर से हटा दिया जाता है। वो रे बर्सलिन को मारता है, कहता है कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत। मैंने तुम्हारे बुक को पूरी अच्छे से एनालाइज किया है और हर एक रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, लेकिन अपोजिट तरीके से, और यहाँ तुम्हारी जान भी चली गई तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं होने वाला। रे को यहाँ पे जख्म हो जाता है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। रे यहाँ के डॉक्टर से बातचीत बढ़ाता है, लेकिन वो डॉक्टर रे को बताना तो चाहता था लेकिन कुछ बता नहीं पाता। रे देखता है कि डॉक्टर जो है वो रे बर्सलिन की ही किताब पढ़ रहा था। अब रे के मन में एक खतरनाक आइडिया आ चुका था। रे यहाँ से एक वॉशिंग पाउडर उठा लेता है। अब दूसरी तरफ हम एंथनी को देखते हैं। एंथनी यहाँ अपने एक साथी जावेद से बात करता है। जावेद को भी वो प्लान के बारे में टोटल तरीके से समझाता है। अब एंथनी और जावेद की बात को वार्डन नोटिस कर लेता है। वो जावेद को पकड़ लेते हैं। जावेद से पूछते हैं कि एंथनी तुमसे क्या कह रहा था। जावेद कहता है कि अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा, वरना तुम मुझे जान से भी मार दोगे तो भी मेरा मुंह नहीं खुलेगा। वार्डन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है कि मैं खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ना चाहता हूँ।
वार्डन भी उसे भेज देता है और जावेद नमाज पढ़ने के साथ साथ उस टेलीस्कोप से यहाँ की लोकेशन भी मेजर कर लेता है। अब ये मेजर की हुई लोकेशन रे तक पहुँच जाती है। रे बताता है कि इस समय नवंबर का मंथ है, नवंबर के मंथ में गर्म हवा, और जैसा कि इस टेलीस्कोप से मेजर किया है हम जरूर मोरक्को के पास हैं। अब इसकी ये जीनियस पर्सनैलिटी देखकर एंथनी भी काफी प्रभावित हो चुका था। एंथनी को तो पूरा भरोसा हो गया था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब रे अपने आप को जख्मी कर लेता है। इसके बाद वो डॉक्टर से मिलता है। रे ने अब दो चीज तो फाइनल कर ली थी, इस जेल का स्ट्रक्चर और इस जेल की कमजोरी, क्योंकि ये जेल पानी में था, यही सबसे बड़ी इसकी कमजोरी थी। अब नंबर 3 थी जो वो थी बाहर वाले की मदद। अब जावेद बताता है कि अगर तुम ओपनली सिग्नल से यहाँ मैसेज छोड़ोगे तो यहाँ पर जो मोरक्को देश है वहाँ मेरे कुछ खास आदमी लोग हैं जो कि हवाओं के सिग्नल्स को डिटेक्ट करते रहते हैं। अगर तुम किसी तरह मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचवा दो तो बात बन सकती है। अब जो रे था वो अपने आप को जख्मी कर लेता है। वो दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है। इस बार उस वॉशिंग पाउडर को खा लेता है जो कि वो डॉक्टर के वहाँ से चुरा के लाया था। फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो डॉक्टर से बताता है कि जिसकी किताब तुम पढ़ते हो रे बर्सलिन, वो जेल वाली, वो उसका राइटर मैं ही हूँ। मेरा नाम ही है रे बर्सलिन और मैं अब तक 14 जेल तोड़कर भाग चुका हूँ। डॉक्टर जो कि काफी पसंद करता था रे बर्सलिन को, वो उसकी बात मान जाता है। वो बाहर कंप्यूटर में जा करके उसका कहा हुआ मैसेज सिग्नल में छोड़ देता है। अब वार्डन को रे के ऊपर काफी शक होने लगा था, इसलिए वो रे पर कड़ी नजर रखता है। वो देखता है कि रे लेटा हुआ है, लेकिन उस मेटल के टुकड़े से रे दीवार पर टैप टैप कर रहा था जो कि उसकी किताब में मेंशन था द टैप कोड नाम से। वो उसे पढ़ता है और डिकोड करता है। उस कोड में लिखा था कि ग्रुप सी में कुछ होने वाला है। वार्डन फटाफट से अपने गार्ड्स को ट्रिपल करके वहां भेज देता है ग्रुप सी में। अब ये लोग ग्रुप ए में थे जहां केवल 2 ही गार्ड्स बचते हैं और यहाँ पर ये लोग फाइट शुरू कर देते हैं। ग्रुप ए वाले भयानक तरीके से लड़ने लगते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रे, जावेद और एंथनी यहाँ से निकल जाते हैं। वो नीचे जाते हैं और उसी लोकेशन के पास जाते हैं जहाँ पर से रे यहाँ से निकला था, ऊपर के साइड। लेकिन यहाँ का वार्डन काफी शातिर था, वो सिस्टम को शट डाउन कर देता है। इसके बाद वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब इसे दोबारा से ओपन करने के लिए उसे इंजन रूम में जाना होगा। वो लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर गार्ड्स आ चुके थे। गार्ड्स के साथ इनकी फाइट होती है और जावेद को एक गोली भी लग जाती है। रे एंथनी और जावेद को प्लान समझाकर इंजन रूम की तरफ निकल जाता है। एंथनी कहता है जावेद से कि मैं तुम्हें लेकर के जा सकता हूँ ऊपर की तरफ, लेकिन जावेद कहता है लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तुम लोग जाओ और मेरी बेटी को मेरा ये मैसेज दे देना। इंजन रूम में रे जाकर के वहाँ के सिस्टम को दोबारा से ओपन कर देता है और हम बाहर देखते हैं हेलीकॉप्टर को, क्योंकि और कोई नहीं एंथनी के बंदे थे। इन्होंने डॉक्टर द्वारा भेजे उस सिग्नल को डिकोड कर लिया था और रे का जो अंदाजा था कि हम मोरक्को के पास है वो बिल्कुल भी सही था। एंथनी बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर काफी गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन उस हेलीकॉप्टर्स में उसके बंदे थे वो जो कि फटाफट से करके एक एक गार्ड को भून देते हैं। एंथनी भी वहाँ पहुँच जाता है हेलीकॉप्टर पे। उसके बंदे कहते हैं कि क्या हम चले? एंथनी कहता है नहीं, 5 मिनट रुको। वार्डन यहाँ पागलों की तरह रे को ढूंढ रहा था। रे जो कि एक टैंक में जाकर छिप गया था। बाहर सिचुएशन हार्श हो रही थी। गार्ड्स काफी भारी मात्रा में निकल रहे थे जो कि हेलीकॉप्टर पे लगातार फायरिंग कर रहे थे। वार्डन फटाफट से यहाँ के सिस्टम को दोबारा से शट डाउन करता है। वाटर टैंक में भी पानी भर चुका था, लेकिन एक खास बात, अगर इस सिस्टम को शट डाउन किया जाए तो इस टैंक का पानी जो फ्लश होकर समुद्र में बाहर चला जाता है। वार्डन देखता है कि जो लिवर है वो घुमा हुआ है, यानी उस पानी की टंकी में ही रे छुपा है। अब जितने में वो उनको रोक पाता वो टैंक फ्लश हो चुका था और रे तेजी से पानी से बाहर निकलता है। एंथनी भी उसे देख लेता है और हेलीकॉप्टर को नीचे घुमाने के लिए कहता है। एंथनी नीचे की ओर सीढ़ी फेंकता है। रे सीढ़ी को पकड़ लेता है और एंथनी से गन मांगता है। गन से वो जेल में रखे ऑयल्स को शूट कर देता है, जिसके बाद जेल में एक भारी ब्लास्ट होता है जिसमें वो वार्डन भी जल करके मर जाता है और रे और एंथनी फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि उस जेल में उसे फंसाने का प्लान किसी और का नहीं, उसके ही बॉस का था। वो उसे फंसा करके डीलर से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन जो रे का दोस्त होता है स्कॉट, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए वो उसे ही एक टैंक में उसके गाड़ी के समेत किडनैप करके एक बड़े से क्रेन में डाल करके एक कार्गो शिप में एक्सपोर्ट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी कमेंट में बताना कि इस मूवी में तुम्हें सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा, और ऐसी ही टाइप की मूवीज पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।